बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बम्बई से हैदराबाद, हैदराबाद से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से दुबई फरार होने के दौरान अबू सालम अपने हुलिये मुसलसल बदलता रहा था। अब वो अपनी दाढ़ी और मूछें मूंड कर क्लीन शेव हो चुका था। सालम ने अंडरवर्ल्ड के बहुत से डॉन्स को देख रखा था, जिनमें छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, नूरा और टाइगर मेमन वगैरह शामिल थे। सालिम अपने कपड़ों, बालों, जूतों और परफ्यूम्स वगैरह का पहले से ज़्यादा एहतमाम करने लगा था। वो आईने के सामने काफ़ी देर तक खड़े अपने बाल संवारता रहता था। अबू सालम का ताल्लुक आजमगढ़ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव सराय मीर से था, जो उत्तर प्रदेश का इलाका कहलाता है। इसका वालिद अब्दुल कयूम अपने गांव का मारूफ वकील था। वो चाहता था इसके बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। अब्दुल कयूम की वफ़ात के बाद सालम की माँ जन्नतुन्नसा मालाएँ बनाकर गुज़र औक़ात करने लगी। अबू सालम बच्चों में दूसरे नंबर पर था। इसने 9वीं जमात तक स्कूल में तालीम हासिल की थी, लेकिन रोड हादसे में वालिद के इंतकाल के बाद इसे काम की तलाश में स्कूल को खैरबाद कहना पड़ा। सालिम और इसके बड़े भाई अबू हाकम ने बतौर मोटरसाइकिल मैकेनिक काम शुरू कर दिया। इसके 2 छोटे भाई अभी छोटे थे। पहले वो काम की तलाश में दिल्ली चला गया, लेकिन बिला आखिर किस्मत ने इसे बम्बई पहुंचा दिया। बम्बई में इसके अंकल ने इसे आरसा शॉपिंग सेंटर में एक स्टॉल ले दिया, जहां वो चमड़े की बेल्ट बेचने लगा। इसके अलावा मूनलाइट एजेंसी के लिए सालिम ने रियल एस्टेट ब्रोकर का काम भी शुरू कर दिया। बतौर ब्रोकर काम करते हुए ही सालम की मुलाकात अनीस इब्राहिम से हुई थी। अब जबकि वो बाकायदा डी कंपनी में शमूलियत इख्तियार कर चुका था, तो अनीस इब्राहिम के मुंह से निकलने की देर हुआ करती थी कि सालिम काम कर दिया करता था। चंद कामयाब ऑपरेशनों के बाद अनीस ने सालम को अपना हमराज बना लिया। सन 1993 में नस्ली फसादात के बाद अनीस ने सालिम को राइफलें और दस्ती बम दिए थे, जो इसे फिल्म एक्टर संजय दत्त को पहुंचाने थे। जब अबू सालम को बताया गया कि इसे संजय दत्त के पास जाना है, तो इसकी खुशी की इंतहा न रही। गांव के वक़्त से ही वो संजय दत्त का मद्दाह था। जब वो संजय के पास पहुंचा, तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हथियार और बम संजय दत्त के हवाले करने के बाद वो संजय से कई मरतबा गले मिला। किसी फिल्म सितारे से ये इसकी पहली मुलाकात थी, जिसे वो भुला नहीं पा रहा था। संजय दत्त बजाते खुद एक मारूफ अदाकार होने के अलावा एक मशहूर फिल्म स्टार और पार्लिमानी मेंबर सुनील दत्त का बेटा भी था। सालम सोचने लगा कि अगर वो गांव में ज़िंदगी गुजार रहा होता, तो ऐसे मौके इसे कहाँ मिल सकते थे। संजय दत्त ने भी इसकी बड़ी इज्जत की थी। दुबई पहुंचने के बाद सालम को अंदाज़ा हुआ कि संजय दत्त ने इसकी शख्सियत से मुतासर होकर इसे गले नहीं लगाया, जैसा कि वो समझता रहा, बल्कि ये भाई लोगों से इसका रिश्ता था जिसने इसे अहम बना दिया था। वो सोचने लगा, जिसकी उंगली बंदूक के घोड़े पर हो, दुनिया पर इसी का राज होता है। फिर वो सोचने लगा, अगर वो भी भाई लोगों की तरह ताकतवर बन जाए, तो पूरा बॉलीवुड इसकी इज्जत करने लगेगा। सालिम ने खुद से कहा कि अगर छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का दायां बाजू बन सकता है, तो वो अनीस इब्राहिम का दायां बाजू बनेगा। अब इसे इस सिलसिले में अनीस इब्राहिम के सामने अपना लोहा मनवाना था। अनीस ने एक दिन सालम से कहा, हमारा धंधा डर का धंधा है, और दाऊद भाई ने सबके दिल में डर बिठा दिया है। सालम ने अनीस की जानिब देखा और बोला, भाई मैं समझ गया, दाऊद भाई के खौफ से ये धंधा चलता है। सालम ने इंतहाई संजीदगी के साथ काम शुरू कर दिया। जल्द ही इसे समझ में आ गया कि बिल्डर्स और बॉलीवुड पैसे की 2 मशीनें हैं। अगर वो इन दोनों को डरा कर रखेगा, तो इतना पैसा कमाएगा कि इसकी आने वाली नस्लें भी ऐश करेंगी। सन 1995 का साल अनीस सालम इत्तेहाद के लिए धमाका खेज साबित हुआ। 3 साल कबल ही भारतीय वजीर आज़म नरसिम्हा राव ने उस वक्त के वजीर ख़जाना मनमोहन सिंह की मदद से परमट राज की तवील हुक्मरानी के बाद अब भारतीय मवेशियत को सहारा देने के लिए पॉलिसी बनाई थी।
इसने भारत को खुली मईशत में तब्दील करने का और रेगुलेटरी पॉलिसियों में काफ़ी नरमी कर दी थी। इस पॉलिसी के असरात दूर रस निकले और बहुत से शोबों में निजी सरमायाकारों को सरमायाकारी करने का मौका मिला। ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त से भारतीय मईशत को आज़ाद करने पर पूरे भारत में नरसिम्हा राव की पॉलिसियों को सराहा गया। पहली सनत जिसमें बेतहाशा सरमायाकारी की गई वो इमारत साजी या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी। तामीराती प्रोजेक्ट्स का सैलाब भारत के मुआशी मरकज़ बम्बई से ज़्यादा और कहाँ आ सकता था। हर जगह तामीराती काम ज़ोरों शोर से जारी था। सालम ने बम्बई शहर और मज़ाफ़ात में पैसे बनाते हुए बिल्डर्स पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। सालम ने अपने लड़कों से कहा कि इन तमाम मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा करें और बड़े बड़े बिल्डर्स के फ़ोन नंबर्स हासिल करें। इसके बाद इन बिल्डर्स को बार बार फ़ोन कॉलें मौसूल होने लगीं। बम्बई का ये नौ उम्र उभरता हुआ डॉन उत्तरी प्रदेशी लहजे में टूटी फूटी हिंदी ज़बान इस्तेमाल करते हुए बम्बई के बिल्डर्स में अपनी धाक बैठाने लगा। सालम बम्बई की बिजनेस कम्युनिटी के दिल में अपना खौफ बिठाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। कई बिल्डरों ने सालम को भत्ता देना शुरू कर दिया। भत्ता वसूली के बाद सालम की हिम्मत बढ़ने लगी। अब वो मज़ीद तरक्की के ख्वाब देखने लगा। सालम को यकीन नहीं आ रहा था कि गांव से आने के बाद वो दौलत में यूं खेलने लगेगा। दौलत खुद इसके कदम चूम रही थी। खून खराबा, मार धाड़ खौफ को बढ़ा देते हैं, लेकिन सालम ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया था। अब तक तो सालम दाऊद इब्राहिम के खौफ पर राज कर रहा था। इसे अंदाज़ा हुआ कि अगर कभी किसी बिल्डर ने इसे भत्ता देने से इनकार कर दिया तो इससे निपटने के लिए अफरादी कुव्वत कहाँ से आएगी। लिहाजा सालम की नज़रें आजमगढ़ के इन लड़कों की जानिब गईं जो गुर्बत और बेरोज़गारी के सताए हुए थे। सालम ने फैसला कर लिया कि वो अपने गैंग में शूटर्स को अपने इलाके से ही भर्ती करेगा। ये एक बिल्कुल नया ख्याल था। ये कहना ठीक होगा कि अबू सालम ही था जिसने बम्बई अंडरवर्ल्ड माफिया के दरवाजे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए खोले। कभी गांव के लड़कों के पास मुकामी साख्ता रिवाल्वर कट्टा हुआ करता था। कट्टा एक वक्त में एक फायर करने के लिए बेहतरीन हथियार था। एक मर्तबा गोली चलाने के बाद इसे फिर लोड करना पड़ता था। बिहार और यूपी के गांव में घर घर में कट्टा बनाए जाते थे और इन हथियारों को आवारा लड़कों हाथों में लिए आम लोगों को डराकर पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सालम भी इसी माहौल में इन्हीं ठगों के दरमियान पलकर बड़ा हुआ था। वो ऐसे बहुत से बेरोजगार नौजवानों को जानता था जो गोली चलाने की हिम्मत रखते थे। इन बेरोजगार नौजवानों से महज 3000 से 5000 रुपये के अविज कोई भी काम करवाया जा सकता था। अगर शूटर पुलिस वालों से उलझने की हिम्मत रखता तो सालम की नज़र में इसकी कीमत ज़्यादा होती, लेकिन कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी की सूरत में सालम की जानिब से कोई गारंटी ना थी। छूट गए तो सही, वरना सड़ते रहो जेल में। इन लड़कों की जिम्मेदारी ये थी कि बिल्डरों के दफ्तर के बाहर फायरिंग करें, पिस्तौल लगा इनके दिलों में खौफ पैदा करें और यकदम दफ्तर में दाखिल होकर और कभी कभार शीशे तोड़कर कंपनी के मैनेजर को अपनी मुट्ठी में करें। फिल्म साज शहबाज और राजीव राय को भी इसी अंदाज से डराया धमकाया गया था। बाद में इन लड़कों को सालम ने मारपीट और कत्लो गारतगरी के टारगेट भी देना शुरू कर दिए। चूंकि इन नए लड़कों का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इसलिए ये लोग महकमा पुलिस के लिए सरदर्द बने रहे। पूरे शहर में कत्लो गारतगरी और लूट मार का बाजार गर्म था और पुलिस वाले महज तमाशाई बने हुए देखते रहे। बिल्डर प्रदीप भी ऐसे ही मुतासरा अफराद में से था जिसे सालम ने निशाना बनाया था। सालम ने प्रदीप की बढ़ती हुई दौलत में से अपना हिस्सा मांगा था, लेकिन इनकार करने पर इसे नताइज भुगतना पड़े। 7 मार्च सन 1995 के दिन सालम के कारिंदों ने प्रदीप को जोहो के इलाके में इसके बंगले के बाहर कत्ल कर दिया। प्रदीप शहर के बड़े बिल्डर्स में शुमार होता था और इस कत्ल ने सालम को बम्बई के इंतहाई बेरहम और शफाक डॉन्स में शामिल कर दिया था। इस कत्ल से बिजनेस कम्युनिटी पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। अब हर शख्स जान के खौफ से खामोशी के साथ गैंगस्टरों को भत्ता दे दिया करता था।
इसकी वजह से दीगर लोफर नौजवान भी सालम के गैंग का हिस्सा बनने लगे। यहां तक कि करप्शन के इल्ज़ाम में मुअत्तल होने वाला पुलिस कांस्टेबल राजेश इगवाई भी सालम से आ मिला। राजेश इगवाई पुलिस के महकमे में लोकल आर्म डिवीज़न पर मामूर था। रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने वाला इगवाई हर किस्म के हथियारों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाया गया था। मुलाजमत से निकाले जाने के बाद इसे लगा कि वो सालम का साथ देकर अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। बम्बई की तारीख में भी ये एक अनोखा वाक़या था कि एक पुलिस कांस्टेबल गैंगस्टर बनकर किसी डॉन के कहने पर लोगों को कत्ल कर रहा था। इगवाई सालम के लिए एक अच्छा गैंगस्टर साबित हुआ। सालम से मुतासरा अशखास रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे थे। सालम का अगला निशाना कुकरेजा बिल्डर्स का मालिक ओम प्रकाश कुकरेजा था, जो चैम्बर के इलाके में रहता था। पुलिस फाइल के मुताबिक छोटा राजन को कुकरेजा की जानिब से माली मुआवनत हासिल थी, जबकि अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुकरेजा हर साल गंगेशकू ताऊ के मेले के लिए शयादरी कुरेदा को 50 लाख रुपए चंदा दिया करता था। ये मेला तल्क नगर के मुकाम पर सजाया जाता था। जब ये तमाम बातें सालम तक पहुंची तो उसने कुकरेजा को भत्ते की वसूली के लिए फ़ोन करना शुरू कर दिए, लेकिन कुकरेजा ने भत्ता देने से इनकार कर दिया और चैम्बर में अपने दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। सालम के गैंग में 2 खतरनाक शूटर्स सलीम हड्डी और इगवाई मौजूद थे। इसने इन दोनों शूटर्स को कुकरेजा को इनकार की सज़ा देने का टारगेट दे दिया। इन दोनों शूटर्स ने न सिर्फ कुकरेजा बल्कि दफ्तर में मौजूद दीगर स्टाफ को भी गोलियों का निशाना बना डाला, जिनमें दीपक और मोहम्मद अंसारी भी शामिल थे। बाद में बम्बई पुलिस ने इन दोनों शूटर्स को जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया था। इगवाई का कत्ल बिलखसूस अहमियत का हामिल था, क्योंकि इससे दीगर बागी पुलिस वालों को भी एक पैगाम दे दिया गया था। पुलिस कुकरेजा के कत्ल के मुकदमे में हतमी नताइज तक पहुंचने में नाकाम रही। 1 साल की तफ्तीश के बाद बिला आखिर 11 नवंबर सन 1996 को कैटेगरी ए के तहत केस फाइल बंद कर दी गई। इसका मतलब ये था कि केस तो असली है, लेकिन सुराग न मिलने की वजह से बंद किया जा रहा है। कुकरेजा का कत्ल इसलिए भी अहम था कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन गैंग के दरमियान छिड़ी जंग में सबसे पहले कत्ल होने वाला शख्स कुकरेजा ही था। कुकरेजा की मौत पर छोटा राजन को बहुत दुख हुआ और इसने अहद कर लिया कि इस कत्ल का बदला लेकर रहेगा। जारी है।